नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे जो कि पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम लोग जो है इसमें मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो भारत में जो भारतीय साम्राज्य की संकल्पना जो इन्होंने स्थापित किया था सबसे पहले, प्रथम भारतीय साम्राज्य, ये कौन किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया हुआ था। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है। तो सबसे पुराना राजवंश इनमें से कौन सा है? ये मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। यहाँ हम लोग देखे भी सबसे पहले जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्योंकि गुप्त साम्राज्य, वर्धन और कुषाण ये सारे साम्राज्य बड़े थे, तो इसमें जो है मौर्य साम्राज्य जो क्या था, ये सबसे पुराना साम्राज्य था जो पहली बार भारत में बहुत बृहद स्तर पर स्थापित हुआ था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो किसके ग्रंथ में हुआ? विशाख दत्त, इनकी पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन जो है पाया जाता है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है, तो ये विलियम जोन्स ने किया हुआ था। देखिए सेंड्रोकोटस जो यूनानी विद्वानों द्वारा यूज किया यह शब्द था, तो ये माना जाता था कि ये सेंड्रोकोटस जिसके लिए प्रयोग किया गया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसी बात की पहचान किसने की थी? ये विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो ये जस्टिन ने किया है। जस्टिन ने बताया था कि सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने वर्णन किया था कि ये जो है एक बार मिल चुके हैं, इनकी भेंट का वर्णन इसने किया हुआ था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। देखिए कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था और इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे फिर पूछा हुआ, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, तो किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट पर देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? अर्थशास्त्र क्या था? ये एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, आप ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या है? ये एक शासन के सिद्धांतों की क्या है? पुस्तक है। नेक्स्ट पर देखिए, सप्तांग सिद्धांत, ये अर्थशास्त्र में ही दिया था इन्होंने। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, चाणक्य ने दिया हुआ था सप्तांग सिद्धांत, और इसके अनुसार राज्य के अंग हैं। कौन कौन राज्य के अंग हैं? राजा, ये आप ध्यान रखिएगा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। तो टोटल 7 है, इसलिए इसको सप्तांग सिद्धांत बोला जाता है। और ये किसने दिया हुआ था? चाणक्य ने दिया हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, जैसा कि हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। मैक्यावली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, तो किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, आप ध्यान रखेंगे। डाइमेकस भारत आया था, बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। डाइमेकस भारत कब आया था? ये बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये किसका बना हुआ था? ये लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त का जो महल था पाटलिपुत्र में अवस्थित था, किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है, तो कौन? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र का जो अवशेष जो है कुम्हरार स्थल से ये प्राप्त हुआ है। बुलंदीबाग प्राचीन नाम था किसका? पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय कौन किया था? ये चंद्रगुप्त किया हुआ था। फिर नेक्स्ट पर देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में पहली बार एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता, कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ये देखिए महाराष्ट्र रीजन में ही दक्कन आता है, इसलिए अगला जो प्रश्न हम इससे पहले देख चुके थे, इसके पीछे जो प्रश्न देख चुके हैं वो क्या था? पूछा होता दक्कन पर विजय कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और दक्कन किस राज्य के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आ रहा है, उसका एक हिस्सा जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किससे प्रभाव पता चलता है? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ पे? पश्चिम भारत में था जो है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? यह देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें गुजरात सम्मिलित हो जाएगा। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए अलेक्जेंडर मतलब वही सिकंदर की बात की जा रही है, और सिकंदर का जो है सिकंदर ने किसको? सेल्यूकस को क्या नियुक्त किया था? यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था सिंध और अफगानिस्तान का। और बाद में युद्ध होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया था? ये सेल्यूकस को हरा दिया था। एक बार प्रश्न यह भी पूछा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की या सिकंदर की लड़ाई हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रश्न, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य और
सेल्यूकस के बीच हुई थी। नेक्स्ट पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। ये कब पराजित किया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया हुआ था। नेक्स्ट पर देखिए, दिया गया मार्ग संबंधित है। तो यह जो मैप दिया हुआ इसमें आप देखेंगे पूरा जो है इसमें अफगानिस्तान से लेते हुए जो है पाकिस्तान भी सम्मिलित है और ये भारत की पूरा साम्राज्य सम्मिलित है, सिवाय जो है दक्षिण का कुछ क्षेत्र छोड़ के। तो ये जो साम्राज्य था अशोक के शासनकाल के अंतिम समय का है और इसी को हम लोग अखंड भारत की संकल्पना बोलते हैं, जिसमें जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो भी भारत से पहले अलग हुए हैं, जो प्राचीन भारत का हिस्सा रहे थे, उनको एक साथ मिला के हम अखंड भारत बोलते हैं। तो अशोक के शासनकाल के अंतिम समय में ये अखंड भारत की संकल्पना क्या थी? साकारित हुई। नेक्स्ट आप देखिएगा, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। किसने किया था? ये अशोक ने किया होता। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? ये अशोक ने की थी। फिर नेक्स्ट पर देखिए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अभी लोग पीछे ही देख रहे थे कि अफगानिस्तान का भी रीजन क्या था, ये सम्मिलित था अशोक के साम्राज्य में। और बिहार तो था ही क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी, और कलिंग क्षेत्र पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो किसमें हुआ? द्वितीय जो है ये मुख्य, ये युग में लिखा हुआ, ये गलत है। यहाँ पे देखिए द्वितीय मुख्य शिलालेख में इसका उल्लेख किसका हुआ था? किसका? दक्षिण भारतीय राज्यों का। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? ये अशोक ने करवाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिएगा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो देखिए उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या? उसका जो नाम है, नाम क्या था? देवनाम प्रिय। तो देवनाम प्रिय जो उसका उपाधि थी अशोक की, इससे प्रमाणित होता है कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए भी उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये अशोक और दशरथ, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक थे, ये क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक क्या थे? ये पूछा हुआ प्रश्न था, तो इसमें क्या था? रज्जुक क्या थे? ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये सुमेलित करके दिया हुआ था। प्रश्न जब पूछा गया रहा होगा तो ये सुमेलित नहीं रहा होगा। यहाँ पे सुमेलित करके दिया है, एक तरफ स्थान दिया है, दूसरी तरफ स्मारक या भग्नावशेष दिया हुआ है। जैसे कौशाम्बी में कौन सा मठ है? घोषित राम मठ है। कुशीनगर, इसमें रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप है। फिर नेक्स्ट पर देखिए, अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है, मतलब अशोक कहाँ कहाँ गया। तो सबसे पहले गया, अगर क्रम ऐसे दिया हो तो गया, फिर कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती वो अंतिम में गया हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, या कोड बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर देखिएगा, कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से, यहाँ तथा है क्या लिखा हो, तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है। तो खरोष्ठी लिपि में कहाँ? ये शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो किसमें? खरोष्ठी लिपि में। आप ध्यान रखेंगे इनमें से, कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मेरठ में से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख, ये प्राकृतिक भाषा में थे। जो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख मिले थे ये प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया, तो कब पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। देखिए यहाँ जो शब्द आया था इसमें दो चीज है, ये प्राकृतिक भाषा और यहाँ पे लिपि। तो देखिए दोनों में अंतर आप समझ लिए। जैसे हिंदी एक भाषा है और उसके लिखने की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी है। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे RAM लिखा हुआ है, ये राम है, तो राम को अगर आप देखेंगे तो ये लिखा तो हिंदी है, लेकिन ये किस लिपि में लिखा हुआ है? ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। जबकि अगर ऐसे राम लिखा जाएगा तो ये क्या है? ये देवनागरी लिपि में। आप भाषा और लिपि में अंतर जानते रहिए। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहां पे चलता है? अनुराधापुर से पता चलता है। नेक्स्ट पर देखिए, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदना नगरी, शारदा, खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाई ओर लिपि लिखी जाती थी, कौन सी थी? ये खरोष्ठी लिपि थी। दाएं से बाएं मतलब इस तरीके से चलती थी, अगर आप देखें तो। अशोक अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, तो अशोक जो है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ तो क्या है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से उसका बार बार जो उसका शिलालेखों में क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन कौन सा सत्य? इन पर बढ़िया पालिश है, बिल्कुल सही बात है। ये अखंड है, एकाश में अखंड है, ये बिल्कुल सही बात है। स्तंभ
स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार, ये स्तंभों ले गया, स्तंभ होना चाहिए, स्तंभों का शेफ्ट क्या है, शुंडाकार है, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, कलसी, रुमनदेही, विशिष्ट, कलिंग, राजदेश, मास्की में वह अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ये मास्की में, मास्की अभिलेख में क्या है, अशोक के व्यक्तिगत नाम मतलब अशोक का उल्लेख मिलता है। गुर्जरा, नेक्टर और उड़ेल गोलन, इन अभिलेखों में भी देखिए क्या अभिलेखों में से नाम मिलता है अशोक का, तो इसमें अशोक का नाम मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें व्यक्तिगत जो नाम का मास्की में क्या है, इसमें अभिलेख में व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है अशोक नाम। ऊपर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है, तो अशोक के रोमनदेही स्तंभ से बुद्ध के, ये किससे संबंधित है, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है, उसके बारे में सूचना मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया स्थित है कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित। यहाँ भी हम ऊपर भी इसी प्रश्न को देख चुके हैं, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इस कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रो स्तंभ है जिसमें उसने अपने को मगध का सम्राट बताया है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र और सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो ये सातवाहन का नहीं है, सातवाहन का नहीं, बाकी किसका किसका है, चोल, पांड्य और सतीपुत्र का है, अशोक के शिलालेखों में इन दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, कहां से, ये कालसी से मिली। तो देखिए जो कालसी प्लेस बार बार आ रही है कहां पे है, ये उत्तराखंड में है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस अभिलेख में है वह कौन सा था, तो यह इसका जो है कौन सा अभिलेख था, 13वां शिलालेख, ये आप ध्यान रखेंगे। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसमें विजय का और क्षतियों का वर्णन उसमें किया गया है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है, तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित जो अभिलेख है वो कौन सा है अभिलेख, 12वां अभिलेख। ये 12वां और 13वां आप ध्यान रखेंगे। 13वें में क्या था, कलिंग विजय का वर्णन है, और 12वें में क्या है, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की गई है। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें कौन कौन सा अभिलेख है, ये दूसरा अभिलेख है और 13वां अभिलेख, ये आप ध्यान रखेंगे। 13वां और दूसरा, 13वां में एक बात और इंपॉर्टेंट थी, कलिंग विजय का भी वर्णन है, आप ध्यान रखेंगे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, ये शिलालेख जो पहला शिलालेख है उसमें जो है क्या है, पशु बलि पर रोक लगाई गई। टालमी फिलाडेल्फस तुर्मे, इसको तुर्मे भी बोलते थे, टालमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध से शासक था, ये कहाँ का शासक था, ये मिस्र से, इसके साथ अशोक के कैसे संबंध थे, राजनयिक संबंध थे, ये आप ध्यान रखेंगे, मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिएगा, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो ये कौन कौन से थे, मौर्य। देखिए इसमें जो वर्ड यूज हुआ है सीरिया मिस्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुदूर, तो जो सुदूर शासकों से संबंध चोलों के भी थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने जो है दक्षिण पूर्व एशिया पर भी विजय प्राप्त की थी। लेकिन जो बात यहाँ पे आ रही है सीरिया और मिस्र, तो इसके शासकों के साथ जो संदर्भ थे वो कौन से, ये बाइफरकेट कर रहा है कि ये मौर्य ही इसमें आंसर सही होगा। नेक्स्ट फिर देखिएगा, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह जिसमें खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ये सौ गौरा का तानपत्र है। इसमें यह कहा गया है कि जो खाद्यान्न है उसको संकट काल के लिए क्या है, सुरक्षित किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कथन दिया हुआ है, कारण कथन क्या है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही बात है, उसने युद्ध में उसको जीतकर अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था जो दक्षिण भारत की तरफ जाते थे, इसलिए कथन और कारण दोनों तो सही है, और साथ ही साथ क्या है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर कथन देखिए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये कथन दिया हुआ है। कारण क्या है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। देखिए ए तो यहाँ पे सही है लेकिन आर गलत है, ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था इसके लिए, इसके भू अनुदान के विरुद्ध कोई कृषक विद्रोह किए हो, लेकिन हाँ कि इन्होंने ये भी बात सही कि उन्होंने भू अनुदान धार्मिक आधार पर नहीं किया हुआ, तो इसलिए कथन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए क्या है, मृत्युदंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे, भारत में आए थे, कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। देखिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक जो की रचना की हुई थी, और सेल्यूकस ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
भेजा हुआ था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था 7 श्रेणियों में। उसने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। ये किसमें उल्लिखित है? ये मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बताया कि प्राचीन भारत में दास प्रथा या दास्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है या उसमें प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह इंडिका है। वह स्रोत जिसमें मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है, नगर प्रशासन का जो विस्तृत विवरण है वो किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, उसका नाम क्या है पुस्तक का? उसके इंडिका। हम लोग ऊपर से ही देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट पर देखिएगा, मौर्य नरेशों ने विकास किया था। मौर्य नरेश किसका विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य, ये इनका किया था। प्रांतीय विभाजन का और हिंदुकुश तक साम्राज्य का विस्तार। तो ये 3 चीजें जो इसमें दी हुई 3 बातें, ये तीनों का उन्होंने क्या किया था? विकास किया हुआ था। भाग एवं बलि थे, ये क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। तो भूमिकर कौन वसूलता था? ये सीताध्यक्ष वसूलता था। जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? सीताध्यक्ष बोलते थे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो सीता से जो तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, और इसको जो वसूलता था उसको क्या बोलते थे? सीताध्यक्ष बोलते थे। और ये था क्या? ये एक प्रकार का भूमिकर था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो ये समाहर्ता। समाहर्ता क्या था? ये राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता इसको बोलते थे। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसको पौतवाध्यक्ष बोलते थे। क्या बोलते थे? पौतवाध्यक्ष। देखिए, पंक सनिरोधे, पंको सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था। ये क्या था? सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से। देखिए, पंक को जो है कीचड़ बोलते हैं, जिससे आप याद रखेंगे कि सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से क्या था? एक तरह से ये जुर्माना लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा? ये तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ये क्या थे? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के न्यायालय की बात की जा रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे, तो कौन से? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। नेक्स्ट फिर देखिएगा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है। तो कौन सा कार्य है जो मौर्य काल से चला रहा? तो ये जन्म मृत्यु का पंजीकरण उस समय भी होता था, और आज भी हम लोग इसको, आज भी वर्तमान समय में भी ये जारी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था। तो किसका व्यवसाय था? ये मगध एवं सूत वर्गों का ये क्या था? व्यवसाय था। वो क्या करते थे? जो राजवंशी इतिहास था, जो उनकी वीर गाथाएं थे, उनको क्या करते थे? कंठस्थ करते थे, और समय समय पर राज महलों में जाके क्या करते थे? सुनाया करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है। ये किसमें है? ये मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित था, इसमें आ गया है। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो कौन किया था? ये मौर्यों ने किया हुआ था। देखिए, गांव के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के द्वारा जो है संचालित करने का जो सूत्रपात, ये सबसे पहले कौन किया था? मौर्यों ने किया हुआ था। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, ये अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, तो ये अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो क्या था? व्रात्य क्षत्रियों का। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉलन क्षत्रिय बोलते हैं। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है, क्या था? मेगास्थनीज, फायान, वेनसॉन्ग और इत्सिंग। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करने के लिए आया हुआ था, यहाँ सुमेलित करके लिखा है। चंद्रगुप्त को क्या बोलते थे? इसको सेंड्रोकोटस भी बोलते थे। बिंदुसार, इनको अमित्रघात भी बोला जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी बोला जाता था। और चाणक्य, इनका क्या नाम था? इनका नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन क्या हथिया लिया था। आंध्र ने क्या किया था? कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ईसवी सन के पूर्व
कि कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। कौन दिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दिया हुआ था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। देखिए, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? झील का निर्माण कराया था, और अशोक ने बाद में उसमें क्या किया था? उसी झील का पुनरुद्धार कराया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिएगा, सारनाथ। सारनाथ में क्या? ये फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, इसको ये इससे रिलेटेड संबंधित है। सारनाथ में फिर देखिए क्या, लैंड कैपिटल ऑफ अशोक, ये भी सही सुमेलित है। उसके बाद नालंदा, इसको ये क्या है? यहाँ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। और लोथल क्या है? ये एंशियंट डाकयार्ड था। तो ये इस तरह से ये सुमेलित है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब मौर्योत्तर काल में हम लोग आ गए हैं। प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था? स्ट्रेटो स्ट्रेटो सेकेंड, स्ट्रेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए। तो शीशे के सिक्के कौन इसमें से जारी किया था? ये स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किया हुआ था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसन्नजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो ये कौन? मिलिंद। मिलिंद का समसामयिक नहीं था। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना मिलता है ये काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं कहाँ पे? ये जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित हैं। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया हुआ था। बिना बेगार के सुदर्शन, ये वही प्रश्न रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने किया था? ये कुषाणों ने किया था। तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के जो सिक्के जारी किया था, ये कौन जारी किए थे? कुषाणों द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सिक्के चलाए किसने चलाए? ये कुषाणों ने चलाए थे। तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सिक्के कौन चलाते? ये कुषाणों ने चलाए थे। विम कट फिशेस कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, ये कौन था? कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ था? ये बुद्ध का अंकन हुआ था। कुजुल कट फिशेस, विम कट फिशेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ये विम कट फिशेस है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विम कट फिशेस ये क्या था? प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले क्या किया था? सोने के सिक्के जारी किए हुए थे। पुष्यमित्र सुंग, मेनांडर, विम कटफिशेस, गौतमीपुत्र सातकर्णी में से सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने किया था? ये विम कटफिशेस ने किया था। हम लोग देखिए ये दोनों प्रश्न वही एकदम रिलेटेड हुए हैं। पहली बार भी उसने सोने का वो किया था, और दूसरा उसने क्या किया था? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था कनिष्क का राज्याभिषेक? ये 78 ईस्वी में हुआ था। ये 78 ईस्वी में हुआ था। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है, किसका मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। विम कट फिशेस, पुजुल कट फिशेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया, तो ये विम कट फिशेस था। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर देखिएगा, शक संवत प्रारंभ किया गया कब? 78 ईस्वी में, जब कनिष्क जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, और इसी 78 ईस्वी में क्या हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था। विक्रम एवं शक संवत में अंतर है, 135 वर्षों का अंतर है। ठीक है, देखिए ये 78 ईस्वी है, और विक्रम संवत क्या था? ये 57 ईसा पूर्व था। 57 ईसा पूर्व, अगर आप इसको करेंगे तो ये 135 वर्ष इनमें अंतर आएगा। नीचे देखिए लिखा हुआ विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क के समकालीन थे, कौन थे कनिष्क के समकालीन? अश्वघोष और वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट देखिएगा, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। ये कौन नहीं था संबद्ध? ये पतंजलि। ये पुष्यमित्र सुंग, जो पुष्यमित्र सुंग थे, ये उनके जो है राजदरबार से संबंधित थे पतंजलि। अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र तथा विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो कौन नहीं गए थे? ये विशाख दत्त नहीं गए थे, ये ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रप्तक अभिलेख का उल्लेख नहीं है। तो किसमें? श्रावस्ती में, ये आप ध्यान रखेंगे। तक्षशिला
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, कौन किया था? ये चरक तथा जीवक, इन दोनों ने क्या किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। ये हम लोग ऊपर प्रश्न इसको देखे थे कि कण्व वंश जो क्या किया था, इन्होंने अंतिम जो सुंग वंश का शासक था उसको हत्या करके उन्होंने सिंहासन हथिया लिया था। पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था, कौन था? ये सातवाहन। शिमूक संस्थापक था सातवाहन वंश का। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, कौन? पांचाओ। चीनी जनरल पांचाओ था, उसने क्या किया था? कनिष्क को हरा दिया था। कला कला की गांधार शैली फली फूली कब? कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली जो है फली फूली थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली, तो ये कुषाण वंश में। आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक भी जो है क्या थी? सीमाएं फैली हुई। नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित है, इसमें देखिए राजवंश और यह सिक्के की धातुओं का प्रयोग को लेकर कर रहा है। तो कुषाण जो थे वे स्वर्ण और ताम्र, क्या था? तांबे की मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं प्रचलित किए थे। गुप्त काल में क्या हुआ था? ये स्वर्ण और रजत की मुद्राएं क्या थी? प्रचलित थी। सातवाहन में क्या था? सीसा और पोटीन की। कलचुरी जो राजवंश था इसमें स्वर्ण, रजत और ताम्र ये तीनों की प्रचलित थी। ये सुमेलित करने के लिए आया हुआ था, तो आप इसको टेबल को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, ये बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। तो आप ध्यान रखेंगे, बामियान में बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी और ये इसी प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। गांधार कला शैली में क्या था? ये भारतीय शैली और यूनानी शैली का क्या था? सम्मिश्रण है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान, जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग किया जाता है या का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है, कौन सी? गांधार मूर्ति कला। इसमें हमेशा याद रखिए, गांधार मूर्ति कला में क्या होता था? सदैव जो हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या है? जब भारत पर आक्रमण हुआ सबसे पहले यूनानी आक्रमण किए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। पहला ईरानी शासक जिसने कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस। डेरियस प्रथम था, इसने क्या किया था? ईरानी शासक, पहला ईरानी शासक जिसने क्या किया था? भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया हुआ था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था, तो कौन था इसमें सबसे पुराना? सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है, तो किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। आप ध्यान रखेंगे, आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिएगा, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, ये अमरावती और प्रतिष्ठान। यहाँ पे क्या थी? सातवाहनों की राजधानी थी। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, तो इसको एका ब्राह्मण भी बोलते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दिया हुआ है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो देखिए ये तो सही है, लेकिन ये आर क्या है? गलत है। तो ये व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर से करते थे, लेकिन इनकी नौसेना क्या है? ये उच्च कोटि की नहीं थी। नेक्स्ट देखिएगा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा लेख के साथ इनका, ये हाथी गुम्फा लेख जो था इसके साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो कौन? खारवेल। खारवेल जो राजा थे ये क्या करते थे? ये जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, ये चेदी वंश से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट प्रतीक है, सुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, तो ये बलदेव पुत्र, ये स्वर्ण भूमि का जो शासक था और इसने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए क्या किया था? 5 गांव दान मांगे थे, किससे? देवपाल से। ये स्वर्ण भूमि में देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के रीजन की बात का ये शासक था बलदेव पुत्र जो है। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल तथा हुइस राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो हम लोग अभी देखे थे खारवेल राजा थे जो जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये विधि में।
विध निर्माण में क्या था, इसका जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। आने वाले समय में मध्यकालीन भारत और उसके बाद जो है आधुनिक भारत के भी वीडियो इसी तरह से अपलोड किए जाएंगे, जिससे कि आपकी यूपी पीसीएस के लिए तैयारी संपूर्ण हो सके। धन्यवाद।